गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत की विदेश नीति का जैसे एक सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत थे, वैसे ही भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार गुट निरपेक्ष आंदोलन भी है। डियर स्टूडेंट्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये भी हमारी जो विदेश नीति है उसका आधार है। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आखिर होता क्या है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? नॉन से एन, अलाइंड से ए, मूवमेंट से एम। तो ये जिसको हम नेम के नाम से बोलेंगे, नेम, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पहले हम थोड़ा सा इस संस्था के बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको याद रखना है। 1961 में, 1 सितंबर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। 2012 तक की अगर हम बात करें तो इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कितने मेंबर बन चुके हैं? 120 मेंबर बन चुके हैं। यह आंदोलन या यह संस्था शुरू करने का जो मेन योगदान, इसमें इस आंदोलन को स्टार्ट करने में मेन योगदान किसने प्ले किया? तो इसमें मेन योगदान रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, और मिस्र देश के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो, इंडोनेशिया के डॉक्टर स्कोरोनो और गाना के क्वामे एनक्रुमा। यानी ये जो नेता हैं, 5 नेता, इन 5 नेताओं की पहल से, और सबसे बड़ा योगदान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, इन 5 नेताओं की पहल से गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया 2 गुट में बट गई थी। आपने पता होगा वो कोल्ड शीत युद्ध का दौर, आपको पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बट जाएगी। एक यूएसएसआर वाला यूएसए वाला ग्रुप है, एक यूएसएसआर वाला ग्रुप है, रशिया वाला ग्रुप है। ये साम्यवादी सोच को मानते हैं और ये पूंजीवादी सोच को मानते हैं। और जब सारी दुनिया, बहुत सारे देश इसकी तरफ हो गए और बहुत सारे इसकी तरफ हो गई, इस गुटबाजी में भारत ने सोचा कि हमें ना तो इनके साथ शामिल होना चाहिए ना इनके साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि भारत नया नया देश आज़ाद हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि भारत ने एक नया स्टैंड लिया। भारत ने गुट निरपेक्ष, यानी ना इस गुट में शामिल होने की बात कही ना इस गुट में शामिल होने की बात कही। तो भारत ने कहा कि हम एग्जैक्टली किसी गुट में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, हम अपना एक अलग गुट बना रहे हैं। जो नए नए आज़ाद हुए देश लगभग सारे इस गुट में शामिल हो गए, ठीक है, क्योंकि ये सारे देश वो थे जो नए नए आज़ाद हुए थे और जो अपनी आज़ादी की रक्षा करना चाहते थे। अब आगे डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए 1961 में बेलग्रेड में नेम शुरू हुआ था। मतलब जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बेलग्रेड में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बेलग्रेड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसका पहला समिट भी कहाँ हुआ है? 1961 में ही, बेलग्रेड में ही। बेलग्रेड कहाँ है? युगोस्लाविया। बेलग्रेड कहाँ है अगर आपसे पूछे जाए तो युगोस्लाविया में है। और बेलग्रेड में ही इसका जो फर्स्ट समिट यानी पहली मीटिंग जो नेम की हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी। ये पहली मीटिंग जरूर याद रखना है कब हुई थी, यानी ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। और फिर 2019 में इसकी मीटिंग हुई थी। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये भी याद रखना है आपको, 2019 में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो मीटिंग हुई थी वो कौन से शहर में हुई थी? बाकू शहर में हुई थी। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन था
18वां सम्मेलन था ये। अब आपसे कोई पूछे बाकू कहाँ है, बाकू अजरबैजान में है। कौन से देश में है, अजरबैजान में। और इस टाइम पर बाकू में क्या थीम रखी गई थी, समकालीन विश्व की चुनौतियों का समुचित और समेकित जवाब हेतु बांडुंग सिद्धांतों का पालन करना। ठीक है ना, जो पहले बांडुंग में जो सम्मेलन हो चुका है, बांडुंग शहर में इंडोनेशिया में जो सम्मेलन हो चुका है एक बार गुटन पैक्स आंदोलन का, वहाँ पर कई बातें कही गई थी, उन्हीं बातों को लागू करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखना 1955 में एशिया अफ्रीका सम्मेलन में बांडुंग के 10 सिद्धांतों को अपनाया गया था। मतलब बांडुंग में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 1955 में। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में हुआ था बांडुंग सम्मेलन। और बांडुंग सम्मेलन में क्या हुआ था, बांडुंग सम्मेलन में एशिया के भी देश शामिल हुए थे और अफ्रीका के भी देश शामिल हुए थे, इसलिए इसको हम एशिया अफ्रीका सम्मेलन बोलते हैं। और यहाँ पर हमने 10 सिद्धांतों को अपनाया था बांडुंग में, तो वहाँ पर उन सिद्धांतों को लागू करने की बात की, क्योंकि बांडुंग में ज़्यादातर वो देश शामिल थे जो नए नए आज़ाद हुए थे। अजरबैजान के वैसे पूछ लिया आपसे राष्ट्रपति कौन है, इल्हाम अलीयेव। भारत की तरफ से 18वें सम्मेलन में उपराष्ट्रपति, मतलब भारत की तरफ से जो गुटन पैक्स आंदोलन का जो 18वां सम्मेलन हुआ था, भारत की तरफ से कौन गए थे, भारत के उपराष्ट्रपति गए थे वेंकैया नायडू। ठीक है, और ये आप मत याद करें। अब 17वां गुटन पैक्स का जो सम्मेलन हुआ था ये आपके लिए अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा से काम बता देता हूँ, वो भी करना है कि ये हमने बताया कि 2019 में, ये आपका होमवर्क है, 2019 में कहाँ मीटिंग हुई थी गुटन पैक्स आंदोलन की, बाकू में। अब आपका होमवर्क ये है कि 2020 में गुटन पैक्स आंदोलन की मीटिंग कहाँ हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अब आगे यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा जिसके ऊपर भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या योगदान है। भाई ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हुआ था इसमें भारत का क्या योगदान है, एक बार पढ़ें इसको नीचे से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार 2 विरोधी गुटों में बट गया था। बिल्कुल वही लाइन जो मैंने पहले बताई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था और एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश नए नए आज़ाद हुए थे उस टाइम पर। अमेरिका गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था। अब भाई अब क्या हो रहा है, जो देश नए नए आज़ाद हुए हैं उन नए राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव कौन डाल रहा है, अमेरिका डाल रहा है, ताकि वे उनके गुट में शामिल हो जाए। यानी सोवियत गुट उन्हें अपने गुट में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, परंतु नवोदित राष्ट्रों ने सोवियत साम्यवाद और अमेरिका पूंजीवाद दोनों को बहिष्कार किया। मतलब जो नए नए आज़ाद हुए थे देश, उन्होंने क्या किया, रशिया को भी, यूएसएसआर को भी मना कर दिया और अमेरिका का जो पूंजीवादी सोच है उसको भी मना कर दिया कि भाई हम तुम किसी के साथ भी शामिल नहीं होंगे। उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश थर्ड पावर हो सकते हैं। गरीब देशों को लगा, नए नए आज़ाद देशों को लगा हम सबको मिल जाना चाहिए और हम तीसरी पावर बन जाएंगे। 2 पावर तो हैं ही, एक पावर यूएसएसआर, एक पावर अमेरिका, तो उनको लग गया कि हम मिल जाएंगे तो हम तीसरी पावर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो गुटों ने अलग रहने की नीति अपनाई, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1949 में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि भारत किसी भी गुट में, देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो 1946 में ही ये कह दिया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सभी गुटों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। भाई ना तो हमारी अमेरिका से दुश्मनी है, ना हम यूएसएसआर से, हम दोनों से अच्छे रिलेशन बना के चलेंगे। इसका मतलब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। वैसे 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों ने बांडुंग सम्मेलन में बताया था, बांडुंग सम्मेलन हुआ था, उसमें
29 देशों ने भाग लिया था। ये ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका के थे। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक सच्चाई का रूप धारण किया। शीघ्र ही भारत के नेहरू, युगोस्लोविया के मार्शल टीटो, इजिप्ट के कर्सल नासिर को इनका प्रवक्ता माना जाने लगा। भारत का पहल पर बांडुंग में अणु बमों पर प्रतिबंध लगाने, मतलब ये कही गई बांडुंग सम्मेलन में ये बात कही गई, भाई जो परमाणु बम बनाए जा रहे हैं उस पर हम मांग करेंगे दुनिया से कि भैया परमाणु बमों के निर्माण पे प्रतिबंध लगाओ। साम्राज्य और रंग भेद की निंदा करने लगे और कहा कि भैया जो साम्राज्यवाद अंग्रेजों ने चलाया है, दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहते हैं और रंग के आधार पे जो भेदभाव कर रहे हैं हम उसका मतलब विरोध कर रहे हैं। आगे चलकर नेहरू, नासिर, टीटो के अलावा म्यांमार के उनवू, इंडोनेशिया के सुकर्णो भी इस आंदोलन के मुख्य नेता बन गए। फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रवक्ता नेहरू, नासिर, टीटो को ही माना जाता रहा। इसके बाद भी नेहरू का स्थान सबसे ऊपर रहा। मतलब ये बताने चाह रहे, मैंने पहले ही बताया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने वाले कई नेता थे, पर इसमें प्रमुख स्थान, सबसे ऊपरी स्थान हमेशा किसका बना रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का बना रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन मैं बता चुका हूँ, युगोस्लोविया बेलग्रेड में हुआ था। तब से इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। मैंने बताया था 18वें सम्मेलन के बारे में। इस समय इसके, ये बात याद रखना, 120 मेंबर है। कितने मेंबर हो गए इसके? अब इसके 120 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऊपर एक क्वेश्चन और है, ये भी पढ़े यहाँ पे एक बार। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाने के 3 कारण। भाई भारत ने ये नीति, गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई थी? सवाल ये है। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई थी? भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण, स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए, शांति का समर्थन के लिए। भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण, भारत कई वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था और इसके सामने सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर एक मिनट, भारत कई वर्षों की गुलामी के बाद, मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण, भारत कई वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। इसके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण था। यह कार्य शांति के वातावरण में ही हो सकता था, न कि तनाव और युद्ध की स्थिति में। यदि भारत किसी गुट का सदस्य बन जाता तो उससे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती, जो भारत के लिए उचित नहीं थी। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया ताकि दोनों गुटों से शामिल सहायता प्राप्त की जा सके, और ऐसा ही हुआ। यदि किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह न केवल एक ही गुट में की सहायता लेता, बल्कि दूसरा गुट उसका शत्रु बन जाता। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है डियर स्टूडेंट। इसमें यह कहा गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो काफ़ी लंबे सालों की, कई सालों की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए थे और हम आर्थिक तौर पे बहुत ही कमज़ोर थे, यानी भारत बहुत ही गरीब देश था। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो हमारी सबसे मेन कंडीशन क्या थी? हमें अपनी आर्थिक हालातों पे काम करना था, आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। जो अर्थव्यवस्था अंग्रेजों ने तोड़ दी थी भारत की, उसका दोबारा से निर्माण करना था। तो इसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता थी। अगर हम दोनों सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर से अगर किसी एक गुट में शामिल हो भी जाते तो दूसरे गुट से हमारी बात बिगड़ जाती। अमेरिका गुट में शामिल होते तो यूएसएसआर से हमारी बिगड़ जाती और फिर एक झगड़े और तनाव की बात बनती, और झगड़े और तनाव में विकास नहीं किया जा सकता। भारत ने सोचा कि शांति से ही हमें अपने काम पे ध्यान लगाना चाहिए, तनाव और झगड़ों में नहीं घुसना चाहिए, और क्या करना चाहिए जिससे हमारा, ताकि तभी भारत में ज़्यादा विकास हो पाएगा। और हम ना अमेरिका से लड़ेंगे ना यूएसएसआर से लड़ेंगे, क्योंकि हम किसी गुट में शामिल ही नहीं हो रहे। हम दोनों से फ़ायदा उठाएंगे, दोनों से ही जितनी हेल्प ली जा सकती है वो लेंगे, और हमने वो हेल्प ली भी। इसलिए भारत ने अपने केवल आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान रखना था। इसलिए भारत ने सोचा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाते हैं और किसी भी गुट में शामिल नहीं होते। स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए भाई ये भी है, अगर मान लो कि हम रशिया गुट में शामिल हो जाते या अमेरिका गुट में शामिल हो जाते तो क्या होता? वो फिर हमारी
जो नीति है, जैसे अभी हमारी नीति कौन बना रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार हमारी नीतियां बनाएगी, तो दूसरे देशों का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता कि हम नए नए आज़ाद हुए थे, तो स्वतंत्र नीति अपनाने में सरकार को बहुत दिक्कत हो जाती अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते। तो इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता को अपना लिया। और यही बता रहे हैं हम, भारत ने गुट निरपेक्षता को क्यों अपनाया था, उसके 3 कारण बताओ। शांति का समर्थक, और एक बात यह है, भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, कभी भी विस्तारवादी की नीति का अनुसरण नहीं किया। इस किसी एक गुट में शामिल होने से भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती, क्योंकि इस स्थिति में दूसरा गुट भारत का विरोध करता है। अगर हम एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरा गुट हमारा विरोध करता। और भारत तो हमेशा शांति प्रिय देश रहा है। भारत हमेशा चाहता है शांति बनी रहे, और शांति बनी रखने के लिए भी भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति पर चलने भारत इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति पे चला। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।